हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE हिंदी पाठशाला। आई एम धर्मेंद्र। तो जैसा कि आपको पता है, हम इस श्रृंखला में लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप इस प्लेलिस्ट की सीरीज़ में जाकर उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस चैप्टर ये वाला जो है लेक्चर देखें, तब भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा और आप एक लिंक क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल की इनिशिएटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर दिए गए आई बटन में जाकर के आप हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इस चैनल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए जाएंगे उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, द सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या क्या किया गया है कि संविधान की जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं उनका एक बेसिक आइडिया और एक सार के रूप में उन्हें बता दिया गया है। ठीक है, तो सबसे जो संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली है वो ये है कि संविधान जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। देखिए, संविधान 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? या तो लिखित हो सकता है या अलिखित हो सकता है। लिखित जैसे अमेरिका संविधान क्या है, लिखा हुआ है कि जो जितने भी कानून हैं उन सब के बारे में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या सरकार पे बाध्यताएं हैं, क्या क्या नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे, उनके बारे में लिखा हुआ है। और ब्रिटेन उसका क्या है, अलिखित संविधान है, क्योंकि वहाँ पे एक राजशाही तंत्र चलता है। ठीक है, तो वहाँ का जो है राजा ही प्रमुख होता है, वहाँ का जो राजा कहता है वही होता है, तो वहाँ का एक अलिखित संविधान है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में हम अभी आने वाले चैप्टर्स में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा संविधान 2 प्रकार के हैं, लिखित और अलिखित। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, जो मूल प्रारूप में 1949 में, जो हमने अभी देखा पिछले लेक्चर में, 26 नवंबर 1949 में ही बन गया था। उस टाइम क्या था, इसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियाँ थी। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी देखा, वर्तमान में क्या है, एक प्रस्तावना है, 448 अनुच्छेद है जो 25 भागों में विभक्त हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो इसकी जो अगली विशेषता है वो ये है कि इसको हमने विभिन्न स्रोतों से, ऐसा नहीं है कि रैंडमली बना दिया हो। जो हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने अलग अलग देशों के बहुत सारे संविधानों को पढ़ा और वहाँ से क्या क्या हमारे देश के लिए, हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो देश का ढांचा है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे देश के लिए उपयुक्त हो सकता है, उन सबको अपनाया। जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी है कि भारत का संविधान का जो निर्माण है विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का जो अधिकांश ढांचागत हिस्सा है वो 1935 के एक्ट से लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें आ चुका है मेंस में कि 1935 अधिनियम का भारत के संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो ठीक है, ऐसे मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और मैं क्या करूँगा, जैसे ही कोई 10 चैप्टर तक मैं वीडियो लेक्चर्स बना लूँगा, तो जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका एक वीडियो अलग से डाल दूँगा, ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि हाँ, यहाँ तक पढ़ा है तो कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट है कि संविधान का जो हमारा दार्शनिक भाग है, जैसे कि मौलिक अधिकार, वो अमेरिका से लिया गया है और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, भारत के संविधान का जो राजनीतिक भाग है, जैसे कैबिनेट सरकार हुई, ठीक है, कार्यपालिका विधायिका हुई, ये वाला जो भाग है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे जो चार्ट दिया है उसमें हम देख भी सकते हैं कि कौन कौन से सारे चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, संघीय तंत्र। अधिकांश हिस्सों में कौन कौन से आते हैं, वो है संघीय तंत्र। ये आपको बिल्कुल याद रखने उंगलियों पे होने चाहिए। ये प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो संघीय तंत्र, क्योंकि मेंस का ये, जैसे कि मैंने अपने जो सिलेबस वाले उसमें वीडियो में बताया है कि भारत का जो संविधान है वो कौन कौन से देशों को देख के बनाया, एक टॉपिक है उसमें बाकायदा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है सिलेबस वाली, तो आप उसको जाके देखिए, तभी आप अपनी कोई भी पढ़ाई स्टार्ट करिए। मतलब किसी भी एग्ज़ाम की पहले आप सिलेबस को अच्छे से जानिए, तभी पढ़ाई स्टार्ट करिए, तभी आप लिंक कर पाओगे कि मुझे क्या सही से पढ़ना है, क्या सही से नहीं पढ़ना। ठीक है, तो 35 के अधिनियम से क्या क्या लिया गया, संघीय तंत्र का ढांचा लिया गया,
कि राज्य और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी शक्तियों का जो पृथक्करण होना चाहिए, दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगे। ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे। अभी राज्यपाल का कार्यालय यहीं से लिया गया, न्यायपालिका यहाँ से ली गई, लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये सारे सिंपल हैं। अभी आगे जाके इनके ऊपर ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो हम उनमें इनको आराम से देखेंगे। अगर आप बिल्कुल भी पॉलिटी नहीं जानते, आपको बेसिक आइडिया बिल्कुल नहीं है, तो आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल एकदम आराम से समझाया जाएगा आपको। ठीक है, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सब 1935 के एक्ट से लिए गए थे, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन लिया गया, विधि का शासन लिया गया, विधायी प्रक्रिया ली गई। ठीक है, एकल नागरिकता जो हमारी भारत की है कि ऐसे राज्य की और देश की अलग अलग नहीं है। ठीक है, मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, जो परमाधिकार लेख है, संसदीय विशेषाधिकार है। ठीक है, इन सब के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, इन सब के बारे में अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अभी आप बस नॉलेज रख लीजिए, जब हम सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप अगर पहली बार पढ़ रहे थे, बेसिक रीडिंग लगाइए, ज़्यादा कुछ नहीं, बुक को साइड में रखिए, जो मैं बता रहा हूँ बस वही वो पढ़िए, और जो मैं नहीं बता रहा उसको बिल्कुल मत पढ़िए। ठीक है, क्योंकि मैं एक अनुभव के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, द्विसदन जो होता है हमारा लोकसभा राज्यसभा, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा न्यायपालिका 1935 के एक्ट से ली गई है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता के प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रख लेना आप। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि अगर सरकार ने कोई भी नियम बना दे, कोई भी कानून बनाया, तो वो संविधान के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, ये वो होता है। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाना होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाना होता है, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कैसे करना है, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो हमारी संघीय व्यवस्था वो यही है कि एक केंद्र की तरफ झुकी हुई संघीय व्यवस्था है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ थी जो पहले वायसराय को थी, वो केंद्र को मिलने गई थी। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ये थोड़ा ये मिक्स ना हो जाए, वो ध्यान रख लेना कि न्यायालय के न्यायाधीशों का पद के हटाना, ये सब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं वो कैसे पद से हटाया जाना है, ये अमेरिका से लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शी और न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय का एक कार्य होता है कि वो सरकार को परामर्श करे राष्ट्रपति के माध्यम से। ये सब हम आगे पढ़ेंगे आराम से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकार को रोकना, है ना। आपातकाल में क्या होता है कि मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार 20-21 को छोड़ करके उनका स्थगन हो जाता है, तो वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। प्रस्तावना में जो न्याय वाला सिद्धांत है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, का आदर्श जो है वो हमने सोवियत संघ से लिया है। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया है हमने? गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श हैं वो हमने फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अफ्रीका से लिए। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो यहाँ से ली है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से करना है वो अफ्रीका से है। और जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमारी जो प्रक्रिया वो विधि द्वारा स्थापित है, और जो अमेरिका की है वो है विधि की नियत प्रक्रिया। इसके बारे में जो डिफरेंस है वो अभी आगे जाके बढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो थर्ड विशेषता है वो है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। नम्यता बोले तो मतलब इतना कठोर नहीं है, और अनम्य मतलब इतना सिंपल भी नहीं है कि कोई भी संशोधन कभी भी कर दे। ठीक है, इन दोनों की समन्वय को हमने अपनाया है। ठीक है, कठोर संशोधन, कठोर क्या होता है? जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। विशेष प्रक्रिया बोले तो जैसे जिसमें विशेष बहुमत के द्वारा हम संशोधन कर सकते हैं, जैसे जिसमें 2/3 मेंबर का जो उपस्थित जितने भी सदस्य हैं, जितने वहाँ पे अभी उपस्थित हैं, उनका 2/3 वोटिंग, और जितने भी टोटल मेंबर हैं
टोटल मेंबर, इनकी मेजॉरिटी, ठीक है। इनमें से जो भी अधिक हैं उतने वोट उसमें होने ही चाहिए, तभी हम उसको संशोधित कर सकते हैं। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा अभी आगे जाके, ठीक है। और लचीला संविधान क्या होता है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया एकदम ऐसी हो कि कोई भी आम कानून के निर्माण के जैसे हम उसको संशोधित कर दें। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, जैसे कोई भी जैसे नॉर्मल साधारण बहुमत के द्वारा जितने भी सदस्य बैठे हैं उनका साधारण बहुमत मतलब 50%, ठीक है, हाफ वोटिंग जो भी जीत जाएगा तो जैसे उसको हम संशोधित कर देंगे। तो इतना इतना वो भी नहीं है, लचीला भी नहीं है और इतना कठोर भी नहीं है, ठीक है। तो जो भारत का संविधान है, जैसा कि हमने बताया, ना तो लचीला है ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का एक मिला जुला ही रूप है कि हम इसको, कुछ उसके पार्ट ऐसे हैं जिसको हम नॉर्मल सामान्य कानून की तरह संशोधित कर सकते हैं, जबकि कुछ इसके भाग ऐसे हैं जिनको हम एक विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधित कर सकते हैं। जैसा कि हमारे आर्टिकल 368 में 2 तरीके के संशोधनों का प्रावधान दिया गया है। पहला क्या है, पहला है संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ विशेष बहुमत में, जैसे लेट सपोज कि 552 सदस्य हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के जैसे। अभी इसको ये मत करना कि इतने सदस्य होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इतने सदस्य हैं, ठीक है। तो अब इसमें से उपस्थित हुए, ये मान लो आप 520 सदस्य उपस्थित हुए, ठीक है। तो इनका हम 2/3 निकाल लेंगे, तो इनका 2/3 कितना निकलेगा, इसको 51 मान लेते हैं ताकि 3 से कट जाए, ठीक है। तो इसका 2/3 निकलता है 340, ठीक है। और इसका पूर्ण बहुमत, टोटल सदस्यों का पूर्ण बहुमत कितना निकलता है, इसका हाफ, इसका हाफ कितना होगा, वो होगा 276, ठीक है। तो इसमें से जो मैक्सिमम वोट है 340 वोट होने ही चाहिए, तभी वो जो प्रावधान है, जो भी संशोधन अधिनियम है वो पास होगा, ठीक है। एक तो ये है 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, ये भी होना चाहिए। लेट सपोज कि अगर उपस्थित सदस्यों की संख्या ही बहुत कम थी, है ना, और ये जो इसका हम 2/3 जो भी निकालते हैं, इतनी सदस्य थी कि इनका जो 2/3 है वो 260 को जा रहा है, ठीक है। तो इससे बहुमत जो है, जो भी हमारा संशोधन अधिनियम वो पास नहीं होगा, क्योंकि हमें को फिर 276 तो कम से कम वोट चाहिए ही चाहिए, है ना। उपस्थित सदस्यों का 2/3 चाहिए, दोनों क्राइटेरिया पास होने चाहिए, आप समझ गए, ठीक है। तो तभी वो हम जो उसका संशोधित उसको कर पाएंगे। और जो उसका सेकंड प्रावधान है वो है कि संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए ही, जो ऊपर बात की हमने, साथ ही कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए, कि आधे से अधिक राज्य भी उस जो भी जो संशोधन अधिनियम है उसको मान्यता दें। ये वाला जो पार्ट है वो जो संघीय ढांचा है ना, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। संघीय ढांचे में अगर कोई बदलाव करना होता है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हो गई, है ना, और बाकी जो अन्य संघीय ढांचे जैसे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ भी करना हो, बदलाव करने हो, तो उनमें ये वाला जो संशोधन अधिनियम है, जो संशोधन है, ये वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है कि राज्यों की जो भी राज्यों के जो क्षेत्र हैं उनमें अगर हस्तक्षेप करना हो, ठीक है। इसके अलावा संविधान के जो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आम विधायी प्रक्रिया की तरह ही संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित कर दिए जाते हैं, नॉर्मल जैसे जितने मेंबर आए उनका जो मेजोरिटी है उससे ही हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ ये याद रखना कि ये जो संशोधन है वो 368 के अंतर्गत नहीं आते। अब मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, अगर प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आए तो संविधान कितने तरीके से संशोधित हो सकता है, तो वो है 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है, ठीक है, संविधान का। ये एकदम डाउट क्लियर करके रखना। और 368 के अंतर्गत कितने तरीके से संविधान संशोधन कर सकते हैं, वो है 2 तरीके से बताया आपको। एक तो विशेष बहुमत प्लस टोटल संख्या का साधारण बहुमत, और दूसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का भी अनुमोदन उसमें होना चाहिए। तो ठीक है, कितने तरीके से संशोधित कर सकते हैं, वो है 3। और 368 के अंतर्गत कितने तरीके से संविधान संशोधन कर सकते हैं, वो है 2। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली विशेषता जो है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था कि कनाडा मॉडल से ये वाली व्यवस्था ली गई थी कि संघीय व्यवस्था तो होगी, लेकिन कुछ जैसे आपातकाल जैसी स्थितियों में जो ढांचा है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ ही रहेगा, मतलब केंद्र के पास थोड़ी सी ज़्यादा शक्तियाँ होंगी। चलिए अब देखते हैं कि भारत का संविधान किस तरीके से संघीय सरकार की स्थापना करता है। ऐसे कौन कौन से प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि एकदम लिखा है कि संघीय सरकार, ऐसा संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधान हैं जो ये बताते हैं कि जो हमारा संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है, या वो उसका एक तरीके से आदर्श है कि हम ऐसा जो संघीय सरकार के प्रावधानों को इसमें समेटें। ठीक है, तो कौन कौन से प्रावधान है वो देख लेते हैं।
दो सरकार होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, शक्तियों का विभाजन इसको बताता है कि हाँ संघीय सरकार है, संघीय व्यवस्था है हमारे भारत में। ठीक है, लिखित संविधान है, सबसे बड़ी बात संविधान की सर्वोच्चता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सॉरी, संविधान में जो लिखा है वही है और कोई भी संसद इसको बदल नहीं सकती, क्योंकि हमारी ये मूल विशेषताओं में आता है। ठीक है, संविधान की कठोरता है कि कैसे ही जो राज्य से संबंधित मामले हैं उसको हम ऐसे ही नहीं बदल सकते। ठीक है, काफ़ी जो विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया, आधे राज्यों वाली प्रक्रिया के वोटों वाली प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, तो जो राज्यों की जो शक्ति है उसको ऐसे आसानी से इतना नहीं छीन सकते। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीयता है, जैसे दो सदन है, जैसे राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा राज्यों के हितों को संरक्षित करती है। एक तरीके से संघीय सरकार के जो प्रावधान है वो इनसे स्पष्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट संघीय सरकार है ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो ये प्रावधान है इनसे पता चलता है कि हमारा जो संविधान है वो संघीय सरकार की व्यवस्था करता है। इसके बावजूद भारतीय संविधान में एक बड़ी संख्या में जो है केंद्र की तरफ झुका हुआ संघीय व्यवस्था है। इसको कौन कौन से प्रावधान है जो बताते हैं कि जो एकात्मकता को बताते हैं और गैर संघीय लक्षणों को बताते हैं कि हाँ अगर इन प्रावधानों को देखा जाए तो जो थोड़ी राज्यों के पास थोड़ी सी शक्ति कम है, केंद्र की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। जैसे कि जो हमारा केंद्र है वो सशक्त है, केंद्र का जो भी कानून है वो पूरे देश पर लागू होता है। ठीक है, अगर समवर्ती विषय पे बनाया गया हो तो, और केंद्र के विषय में बनाया गया हो तो, केंद्र सूचियों के विषय में बनाया गया हो तो, और दो या दो से अधिक राज्यों की जैसे किसी ने वो रजामंदी दे दी, या राज्य जो सभा है, राज्यसभा है, उसमें कोई जो पारित कर दिया कि हाँ आप पूरे देश के लिए अधिनियम बनाओ, तो केंद्र का अधिनियम पूरे देश पर लागू होता है। तो केंद्र हमारा थोड़ा सशक्त है। ठीक है, एक संविधान है, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा अलग राज्यों का अलग संविधान हो, ये भी नहीं है, तो ये गैर संघीय लक्षणों को बताता है। एकल नागरिकता है, राज्यों की कोई अलग से नागरिकता नहीं है भारत में। ठीक है, संविधान का एक लचीलापन भी है कि थोड़े कुछ पार्ट है, कुछ भाग हैं जिनको हम असामान्य उससे संशोधन से संशोधित कर देते हैं, तो वो एक तरीके से गैर संघीय लक्षणों को बताता है। एकीकृत न्यायपालिका का होना कि राज्यों के लिए कोई अलग न्यायपालिका नहीं है, उच्चतम न्यायालय ही सर्वोच्च है, उसके नीचे सारी न्यायपालिका और जितने भी न्यायालय सब आएंगे, तो ये भी एक तरीके से गैर संघीय लक्षणों को बताएगा। और केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति है, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में। केंद्र जिसको चाहेगा उसको किसी भी राज्य का राज्यपाल बना सकता है, उस राज्य के का संवैधानिक मुखिया बना सकता है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, पूरे भारत में जो भी सेवाएं करी जाएंगी वो केंद्र को सीधा केंद्र को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, तो ये भी एक तरीके से गैर संघीय लक्षणों को बताता है। और आपातकालीन का प्रावधान, ये तो एक ऐसा प्रावधान है जो एक झटके में ही भारत की संघीय व्यवस्था को बगैर किसी संशोधन के किसमें एकात्म व्यवस्था में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये जो कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो बताते हैं कि जो भारत का संविधान है थोड़ा केंद्र को सशक्त करते हुए संघीय व्यवस्था का प्रावधान देता है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए एज इट इज़, क्योंकि संघीय व्यवस्था पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा बाद में भी, थोड़े बहुत लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद एक साथ डिस्कस करूंगा, और मेंस में भी आएगा संघीय व्यवस्था को लेके, तो ये सब याद होना चाहिए कि जैसे हाँ कि क्वेश्चन है, लेट सपोज क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान, भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो एकदम पूर्ण संघीय व्यवस्था ना होकर के केंद्र की तरफ झुकी हुई संघीय व्यवस्था है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट हैं जो बताते हैं कि जो भारत का जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो थोड़ी बहुत एकात्मक रूप में है, मतलब गैर संघीय लक्षण भी इसमें विद्यमान है। चलिए, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि संघीय शब्द, ऐसा कहीं संघीय शब्द का उसमें कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, बोला क्या गया है कि आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, जो राज्यों का संघ है उसको भारत बोला है। ठीक है, ऐसा कोई संघीय शब्द बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लिया गया है। और जो भारत है वो राज्यों की, जो भारत का भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच हुए समझौते का निष्कर्ष नहीं है कि 4 राज्यों ने मिलके बोला कि चल भाई हम भारत में सम्मिलित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सभी राज्यों का संघ बनाया जाए तो एक भारत बनेगा, ना कि राज्यों के आपस में समझौते की वजह से भारत बना है। ठीक है, और कोई भी राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। कोई भी राज्य जैसे कहे कि हाँ आज मुझे बांग्लादेश में जाना, मुझे पाकिस्तान में जाना, तो नहीं, कोई भी जो भी राज्य है भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी बताते हैं कि थोड़ी बहुत राज्यों पर थोड़े कम अधिकार हैं। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, उनके क्षेत्रफल में वो विस्तार करना हो, कटौती करनी हो, नाम बदलना हो, तो उसमें ज़्यादातर शक्ति केंद्र के ही पास है। ठीक है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका की संघीय व्यवस्था
एकदम जैसी है कि राज्यों के पास काफ़ी ज़्यादा अधिकार है वहाँ पे। तो एक बात भी बोली जाती है कि जो भारत जो है वो विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। यानी कि राज्यों की सीमाओं को हम बदल सकते हैं, एक राज्य से 2 राज्य बना सकते हैं, मतलब राज्यों को थोड़ा विभक्त कर सकते हैं, लेकिन संघ अविभाज्य है। वहीं अमेरिका के लिए क्या बोला जाता है कि वह अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। वहाँ पे राज्यों को भी उनकी मर्जी के बगैर हम ऐसे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं उसकी 5वीं विशेषता, सरकार का संसदीय रूप। तो जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्ष प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया है। अमेरिका में क्या है, अध्यक्ष प्रणाली है, जिसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत का भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो नाम मात्र का होता है, ठीक है। तो हमने ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया है। अध्यक्ष प्रणाली में क्या होता है कि दोनों के जो बीच की शक्तियों का जो विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है, कि जो भी विधायिका होगी और जो भी कार्यपालिका होगी उनकी भी शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन होगा। वहीं संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व संयोग के सिद्धांत होता है। कि जैसे कार्यपालिका कार्य क्या होता है, ठीक है, कोई भी नियम बनाना और उसको लागू करना। मतलब विधायिका कोई भी नियम बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाने का कार्य करती है। लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच समन्वय होता है, क्योंकि विधायिका के ही सदस्य कार्यपालिका के सदस्य में जाते हैं, जबकि अध्यक्ष प्रणाली में ऐसा नहीं होता, उनके सदस्य एकदम ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप भी कहते हैं, क्योंकि इसको हमने यहाँ से जो वेस्टर्न है, मतलब ब्रिटेन से अपना है, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर रूप कहते हैं, वेस्टमिंस्टर, ठीक है। और ये उत्तरदायी सरकार होती है, जबकि जो अध्यक्ष प्रणाली होती है वो गैर उत्तरदायी सरकार होती है, ठीक है। और इसको मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, ना केवल केंद्र में बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली को स्थापित करता है। मतलब राज्यों में भी ऐसा ही होगा। वहाँ पे भी जैसे अगर कई राज्यों में देखा जाए तो वहाँ पे भी आपकी विधानसभा विधायिका और कार्यपालिका होती है, और कई राज्यों में तो जैसे भारत में सेंटर में होता है, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, ऐसी वहाँ पे राज्यसभा और राज्य परिषद भी होती है, ठीक है। तो राज्य में भी संसदीय प्रणाली की ही व्यवस्था है, वहाँ भी एकदम विधायिका कार्यपालिका जैसा ही दोनों के बीच में समन्वय होगा, ठीक है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली की विशेषता है उनको हम जान लेते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ये प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछी जाती हैं, ठीक है। एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। तो क्या क्या विशेषताएं हैं कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालिकाओं की उपस्थिति होती है। वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री, नाम मात्र कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। जैसे मैं अभी ऊपर बताया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। कौन सी व्यवस्था में, संसदीय प्रणाली व्यवस्था में, ठीक है। यहाँ पे जो भी सत्ता आती है, सरकार आती है, वो बहुमत वाले दल की आती है। जो भी चुनाव में जीत के आएगा वही यहाँ पे सरकार बनाएगा। चलिए, अगली विशेषता क्या आती है कि निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा, अर्थात कि जो हर 5 साल में क्या होगी, लोकसभा होगी, वो स्वतः ही विघटित हो जाएगी, अथवा बहुत सारे कारण हैं, जैसे अगर उन्होंने विश्वास खो दिया है, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, वो ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो उसको हम ऐसा है कि विघटित हो सकती है, या तो 5 साल में हो गया, 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है, ठीक है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ठीक है, जो भी विधायिका के सदस्य होते हैं वही मंत्री बनते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा, समन्वय का काम होता है दोनों में। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व दोनों जगह क्या होता है, जो सरकार का नेतृत्व कौन करता है, वो सेंटर में प्रधानमंत्री करता है और राज्य में कौन करता है, मुख्यमंत्री। तो आप इसमें, ये तो आपको वैसे भी याद रहेंगे, तो याद क्या करना है, वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालक होता है, ठीक है। बहुमत वाले दल की सत्ता होती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। चलिए, और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है, ठीक है। जैसे ब्रिटिश में क्या है कि संसद ही संप्रभु है, वहाँ पे जो हमारे यहाँ क्या है कि संविधान संप्रभु है, वहाँ पे क्या है, संसद संप्रभु है। जैसे हमने देखा कि वहाँ पे लचीलापन वाली जो संशोधन की व्यवस्था अपनाई जाती है कि संविधान वहाँ की जो संसद होगी वो जो बोलेगी वही सर्वोच्च होगा, मतलब उसने जो कह दिया वही अंतिम है, जबकि हमारे यहाँ जो है जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, संप्रभु है। अगली विशेषता क्या है कि भारत का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, मानने की प्रधानमंत्री, ठीक है, गणतंत्र जो जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। ब्रिटेन में क्या होता है, उत्तराधिकारी व्यवस्था है, वहाँ का जो राजा होता है
वह वहाँ का प्रमुख होता है। और ये जो व्यवस्था है वो मतलब आनुवांशिक है कि उसका जो उत्तराधिकारी है वो उसी के परिवार का ही चुना जाएगा। ठीक है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वहीं जो अध्यक्ष प्रणाली थी यूएस वाली, वहाँ पे राष्ट्रपति जो है सरकार का प्रमुख होता है, उसकी भूमिका अत्यंत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो हम इसकी अगली विशेषता के बारे में जानेंगे, जो है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। जैसे कि हमने क्या किया कि ब्रिटेन से संसदीय संप्रभुता को ना लेकर के हमारे जो संविधान की संप्रभुता को अपनाया, वहीं न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया था? यूएस से। ठीक है। चलिए तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो यही है जो हमने पहले बात कर ली। इसके ऊपर संसद की संप्रभुता का जो नियम है वो ब्रिटिश की संसद से लिया गया है। पहली बात, हमारे यहाँ संसद संप्रभु है ही नहीं, लेकिन जो ये नियम है वो ब्रिटिश से लिया गया है। कभी क्वेश्चन आया कि संसद की संप्रभुता का नियम किससे संबंधित है, जो कुछ देशों का नाम आए तो वो कौन है? ब्रिटिश। ठीक है। वहाँ की संसद संप्रभु होती है। और न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो यूएस से लिया गया है, क्योंकि यूएस में क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसकी सर्वोच्चता है। मतलब वहाँ पे क्या है, स्टेट के लिए और सेंटर के लिए अलग अलग सर्वोच्च न्यायालय है। जैसे हमारे यहाँ तो एकीकृत है, वहाँ पे थोड़ी अलग अलग न्यायालय की व्यवस्था है। तो वहाँ से हमने कुछ पार्ट लिया और यहाँ से भी हमने कुछ पार्ट लिया। जैसे यहाँ से संसद संप्रभु को हमने नहीं अपनाया, इसको अपनाया संविधान। ठीक है। हमारे यहाँ क्या है? संविधान संप्रभु है। ठीक है। यहाँ से हमने न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी ली, लेकिन यहाँ से हमने कौन सी अपनाई? वो हमने अपनाई एकीकृत। ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका। तो जैसा कि हमने पहली बात कर ली थी कि जो हमारे जो संविधान सभा के निर्माता थे वो काफ़ी बहुत ही उम्दा लेवल के इंसान थे, जिन्होंने सभी देशों के संविधानों को पढ़ा और सिर्फ वही उन चीज़ों को अपनाया और उनको अपने देश के अकॉर्डिंग, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदला। ठीक है। तो ये अगला पॉइंट क्या है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। तो ये आपको याद रखना है कि जो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक शक्ति है उससे जो हमारी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति थोड़ी सी कम है। ठीक है। अमेरिका के संविधान में क्या है कि विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। इसको मैं समझाऊंगा, अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। वही भारतीय संविधान में क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जिसका थोड़ा झलकता है कि अनुच्छेद 21 से झलकता है। ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 में स्पष्टतः इसका वो उल्लेख किया गया है, तो ये गलत होगा। लेकिन उससे ऐसा झलकता है कि हमारी जो यहाँ पे संविधान के द्वारा प्रक्रिया है वो विधि के द्वारा स्थापित है। ठीक है। अब हम इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। लेट सपोज विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो वो होती है कि जो विधि में लिखा है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विधि में लिखा है कानून, मतलब विधि कानून में लिखा है कि साइकिल को चुराने पे हम 10 साल की जेल है। ठीक है। तो किसी बंदे ने साइकिल चुराई तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको 10 साल की सज़ा होगी, चाहे वो एथिकली सही है या गलत है। ठीक है। उस पर कोई बात नहीं होगी। विधि ने जो भी विधि स्थापित कर दी है उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा मिलेगी। वहीं विधि की नियत प्रक्रिया में क्या होता है, जो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वो एक थर्ड लेजिस्लेटिव की तरह एक्ट करने लग जाती है। ठीक है। एक तरीके से जो वहाँ के कानून है उनके ऊपर उंगली उठाने लग जाती है कि भाई साइकिल चुराने पे 10 साल की या 7 साल की जो सज़ा कौन कर सकता है, ये एथिकली रॉन्ग है। तो वहाँ पे क्या है कि विधि की नियत प्रक्रिया में मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बोल देगा कि ये अनैतिक है, बिल्कुल सही नहीं है, साइकिल चुराने पर हम 10 साल की सज़ा नहीं देंगे, तो वो उसको हटा सकता है उस प्रावधान को। और जो भी जैसे होगा कि हाँ इतना जुर्माना भर दो, ये कर दो, ऐसा कुछ प्रावधान नया जोड़ देगा। लेकिन भारत में क्या है, विधि की स्थापित प्रक्रिया है, जो लिखा है वही होगा। वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो थोड़ा अधिनियमों पे अगर वो एथिकली सही नहीं है तो एक थर्ड लेजिस्लेटिव की तरह एक्ट करेगी और उनको उसके अकॉर्डिंग बदल देगी। जबकि हमारे यहाँ विधान बनाने का और उसको बदलने का कार्य सिर्फ और सिर्फ किसका है? संसद का है, विधायिका का है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है, अगर हाँ संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। बस इतना ही कार्य है उसका, अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा कि विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार जो भारत का जो संविधान है वो ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता देता है। कि वहाँ से हमने क्या किया, ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता को ना लेकर के हमने हमारे संविधान की संप्रभुता को लिया।
वो अमेरिका से न्यायिक सर्वोच्चता ली, ठीक है, लेकिन एक उचित संतुलन के साथ दोनों के बीच एक संतुलन बनाया और उसे अपने अपने हमारा जो देश है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने जो है रूल्स बनाए, ठीक है। तो ये उचित संतुलन कैसे बनाया, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के आधार पर संसदीय कानून, जो भी संसद कानून बनाती है, अगर वो जो है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। वहीं संसद जो होती है उसके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वो किसी भी संवैधानिक शक्ति, उसके पास संवैधानिक शक्तियाँ ये है कि वो संविधान के बड़े से बड़े भाग को भी संशोधित कर सकती है, बशर्ते केशवानंद भारती मामला हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें बोला गया था कि जो हमारा मूल ढांचा है वो नहीं बस वो संशोधित नहीं होना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए, बाकी तुम किसी भी पार्ट को संशोधन कर दो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उसका जो केशवानंद भारती का उल्लंघन होगा या असंवैधानिक कोई भी संवैधानिक संशोधन लाया जाएगा तो उसको जो सर्वोच्च न्यायालय ये क्या करेगी कि नहीं भाई ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है और हम इसको क्या कर देंगे, असंवैधानिक घोषित कर देंगे। तो इस तरीके का एक न्यायिक संतुलन बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखती हैं ताकि जो हमारा शासन है वो सही रूप से चल सके, ठीक है। तो इसकी अगली विशेषता में हम देखते हैं एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसे हमने अभी देखा यूएस में क्या है कि राज्य के लिए अलग है और सेंटर के लिए अलग है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और वो स्वतंत्र है, ठीक है। उस पर किसी विधायिका का, किसी कार्यपालिका का, किसी का हस्तक्षेप नहीं है, तीनों के बीच में शक्तियों का हस्तांतरण दिया गया है, संविधान के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 50 में भी बोला है, ठीक है, कि कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्थानांतरण करने की पूरी कोशिश की जाए, शक्तियों का स्थानांतरण, ठीक है। तो इस तरीके से वो स्वतंत्र है और कुछ संविधान में प्रावधान भी दिए हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो क्यों स्वतंत्र है। चलिए, तो भारतीय न्यायपालिका एकीकृत है क्योंकि केंद्रीय कानूनों के साथ साथ वो राज्य के कानूनों को भी लागू कर सकती है और अगर वो असंवैधानिक है तो उन्हें क्या कर सकती है, असंवैधानिक घोषित भी कर सकती है। वहीं अमेरिका की राज्य के लिए राज्य की करेगी और सेंटर के लिए सेंटर की करेगी। यहाँ पे कोई हमारे जो केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी असंवैधानिक घोषित कर सकती है, ठीक है। सबसे जो पहला जो इसकी ढांचा है वो ऐसे है कि सबसे जो पहला है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अधीन आते हैं उच्चतम न्यायालय, उसके बाद उसके अधीन आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें जिला और अन्य निचली अदालतें जो भी आते हैं ये आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है ऊपर से, ठीक है। सबसे ज़्यादा शक्ति इसके पास है, ये जो भी कार्य करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये इसको कोई भी आदेश देगा तो इनको मानना होगा, ठीक है। ये हो गए वो इसके आदेशों का पालन करेंगे, ठीक है। ये अमेरिका में क्या है, संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका जैसे मैंने ऊपर बताया वही, और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका ही लागू करती है, ठीक है। एकीकृत नहीं है वहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष न्यायालय भारत में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी करता है और संविधान का संरक्षक है। तो आप यहाँ से ये वाला पॉइंट एकदम याद कर लेना कि संविधान का जो संरक्षक है या कस्टोडियन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। काफ़ी सारी बॉडी दे देगा वो ऑप्शंस में, तो सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान का संरक्षक है ना। संविधान में इनकी, जैसे मैंने बताया ना कि इनकी स्वतंत्रता के लिए भी संविधान ने अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं कि न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, ठीक है। निश्चित कार्यकाल से पहले उन्हें नहीं हटाया जा सकता, हटाने की भी प्रक्रिया एक ऐसी है कि वो इतनी आसान नहीं है कि कैसे भी हटा दें, ठीक है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें हैं, ठीक है। कुछ वेतन है जिनको संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, जिस पे विधायिका वोट नहीं कर सकती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन भी इसी निधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वहीं विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक लगाई गई है। कोई भी विधायिका में कोई भी सांसद वगैरह न्यायाधीशों के काम को बिल्कुल मतलब चर्चा करेगा नहीं कि इसने कैसा अच्छा काम किया, बुरा काम किया, ठीक है। वहीं सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक लगाई गई है ताकि ये लेने वाले डिसीजंस में उनके मतलब फ्यूचर को लेकर के उसमें ज़्यादा जैसे भटके नहीं कि हमारा कोई भी डिसीजन हमें फ्यूचर में किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो जैसे ही वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे उसके बाद उनको कामकाज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ताकि स्वतंत्र रूप से वो अपना डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। तो ये इतने सारे हो गए। उसके बाद है अवमानना के लिए दंड करने की शक्ति है। अगर हम न्यायालय की अवमानना करते हैं, अवमानना भी दो प्रकार के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, सिविल होती है और एक होती है आपकी वो दंडात्मक, ठीक है। अगर हम कोई भी जैसे कोई भी उसने एक आदेश दिया, ठीक है, उसका उल्लंघन करेंगे तो भी सजा मिलेगी और उसे किसी भी दिए गए फैसले पर अगर कोई भी किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करता है
लिखित, मौखिक, है ना, किसी भी तरीके से करता है तो उसको दंड देने की शक्ति है, ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सके। और कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना, जैसे मैंने ऊपर बताया आर्टिकल 50 में ये वाला प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी न्यायपालिका है वो एकीकृत है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, जब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगली विशेषता, वह मौलिक अधिकार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जो हमें हमारे राइट्स को जानने का अधिकार देते हैं और सरकार पर एक तरीके से सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। ठीक है, तो संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहले कितने थे? 7 थे। पहले 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का है मौलिक अधिकार है उसको रद्द कर दिया गया था, हटा दिया गया था मतलब। ठीक है, तो एक बेसिक सी देख लो इनके बारे में ना, अभी अगला चैप्टर आएगा जिसमें हम अच्छे से इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहला है आपका समानता का अधिकार, इक्वलिटी, जिसमें 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम, जिसमें 19 से लेकर 22 तक आते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 और 24 आते हैं। जिसमें जो बाल श्रम, बलात् श्रम जो बच्चों वाला है वो सब रिलेटेड है। धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजन को लेकर के जितनी भी फ्रीडम है, क्योंकि भारत हमारा एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसमें 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेदों में इसकी बात की गई है। इनके बारे में हम आगे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक आर्टिकल के बारे में। ठीक है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक समूहों की उनकी सांस्कृतिक शिक्षा को वो संरक्षित कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। उसको 29 से 30 में लेके बताया गया है। वही सबसे जो बड़ा है, जिसको मूलात्मा हम कहते हैं, वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32। अगर इनमें से किसी भी जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ये उपचार का अधिकार हमें ये अधिकार देता है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों को के प्रति शिकायत कर सकते हैं कि इसका उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो यही है जो इन सब अधिकारों को एक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, ये बिल्कुल याद रख लेना, क्योंकि ये शायद क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, कि मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो है राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन में आपको डाल सकता है कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, आर्थिक लोकतंत्र की भावना, सामाजिक लोकतंत्र की भावना, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना। तो आंसर क्या हुआ, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यह क्या करता है, जो कार्यपालिका और विधायिका की मनमाने कानूनों पर निरोध करता है, मतलब उनको रोकने का काम करता है, निरोधक की तरह काम करता है। ठीक है, कि भाई तुम कोई भी कानून नहीं बना सकते, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वो वाली शक्ति प्रदान करता है राजनीतिक लोकतंत्र की। और अगर इनका उल्लंघन होता है, तो जैसा कि आर्टिकल 32 में उपचारात्मक का अधिकार है, न्यायालय के माध्यम से हम इसे लागू करवा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। रिटों में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अलग अलग प्रकार की रिट्स होती हैं। ये इनके बारे में अभी आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिट्स के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में इनसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो हैं कुछ सीमा के दायरे में आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार है तो मैं कुछ भी स्वतंत्र रूप से कर सकता हूँ। कुछ सीमाएं हैं, शर्त रहित नहीं है। ठीक है, कुछ शर्त लगाई जाएंगी और ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है कि इनको बदला नहीं जा सकता। संसद जो है इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त भी कर सकती है, कटौती भी कर सकती है और बदल भी सकती है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 में प्रदत्त अधिकारों को छोड़ के, क्योंकि इसमें जीवन जीने के अधिकार को बोला गया है और इसमें है जो भी अपराध हैं उनके लिए दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण है उसका आर्टिकल 21-20 में बताया गया है। ठीक है, तो यह रखना कि 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, किसी भी जो भी मौलिक अधिकार है उनको समाप्त भी कर सकती है, कटौती भी कर सकती है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उनको स्थगित भी किया जा सकता है। तो ठीक है, ये आप ध्यान उठाने की कोशिश करिए कि राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन कौन से देश से लिया गया था। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद करिए कि कौन से देश से लिया गया था, आप ऊपर जाके देख लेना। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ लेक्चर अच्छे से देखिए ताकि आपको जो भी ऊपर पढ़ाया जाए वो सब ध्यान रहे। ठीक है, तो इसकी 9वीं विशेषता के रूप में हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, DPSP, इसके बारे में इस टॉपिक से जनरली कुछ एक सालों से नहीं आया, लेकिन हर साल एक ही क्वेश्चन आता है, कल्याणकारी राज्य वाला। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक को थोड़ा अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है, यहाँ पे इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तभी हम जब ये वाला लेक्चर आगे जाके पूरा पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में किया गया है, चौथे भाग में किया गया है। ठीक है, इसमें 3 वर्ग विभाजित थे, कौन से, सामाजिक, गांधीवादी और उदारबौद्धिक, मतलब 3 तरीके से
समाज के लिए जो काम किए जाएंगे वो इस वर्ग में थे। गांधीवादी जो विचारधारा थी, जैसे आदिवासियों के लिए कुछ करना, रोजगार के लिए कुछ करना, है ना, कुटीर लघु उद्योग, स्थानीय सरकार, ये सब इनको इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। वही कुछ उदार बौद्धिक थे, वो थे प्रावधान थे जिनको इस वाले में किया गया। तो 3 वर्ग थे, ये तीनों को आप याद रख लेना कि 3 वर्ग थे, ठीक है। वो जो इनका कार्य था किनका, डीपीएसपी का, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बढ़ावा देने के पीछे मतलब किनका कौन से हैं निम्नलिखित में से कौन से हैं जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, तो उसमें आ जाएगा आपका जैसे मौलिक अधिकार आ जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाएंगी, डीपीएसपी आ जाएगा, प्रियम्बल आ जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि किस में ये डीपीएसपी में बात की गई है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का जो उद्देश्य है वो कौन स्थापित करते हैं, तो वो है आपके डीपीएसपी, राज्य की नीति निदेशक तत्व, ठीक है। चलिए, तो मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं किया जाता। तो एक ये भी आप याद रखना कि इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं कर सकते, ये बाध्य नहीं है, ठीक है। इन्हें जैसे जो भी प्रावधान है इनका पूरा होना राज्य की एकदम उसकी मौलिकता पर डिपेंड करता है और बाध्य नहीं है कि इन्हें करना ही है। जैसा कि हम इस पॉइंट में देख भी सकते हैं कि ये जो होते हैं देश की शासन व्यवस्था के लिए जो ये सिद्धांत है मौलिक हैं, या देश की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई कानून बनाए तो इन सिद्धांतों को अपनाए, मतलब इनका ध्यान रखे, इनको लेना ही है, इस पर बाध्यता नहीं है। लेकिन ये आशा की जाती है कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए कि जब भी कानून बनाते समय उन सभी पॉइंट्स को देखा जाए, और जनरली देखा भी जाता है, ठीक है। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, ना कि बाध्य वाला जो कर्तव्य है। तो ऐसे एक ऑप्शन आए कि इन्हें कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, तो गलत होगा, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। चलिए, आप याद रखना चाहे तो आप ये वाला पॉइंट भी याद रख सकते हैं कि मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है, कि इन दोनों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए, दोनों में से किसी का भी हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इनको अपनाना है तो मैं इनका हनन कर दूं या इसका किसी को मैं नहीं मानूं, ठीक है। तो दोनों का एक संतुलन रखना है। अगर इसको अप्लाई करना है तो उसमें किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, दोनों के संतुलन को बना के रखना है। तो कभी क्वेश्चन आए कि जैसे मिनर्वा मिल्स से रिलेटेड कुछ भी प्रावधान आए तो उसमें नीति निर्देश तत्व और मौलिक अधिकार, इनको आप याद रखना कि इनके संतुलन की बात की गई थी। चलिए, अब हमारी जो 10वीं विशेषता है वो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप ये बात याद रखना कि मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे उनका उल्लेख था ही नहीं, मतलब मूल संविधान में ये थे ही नहीं। इनको बाद में स्वर्ण सिंह समिति, याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें के माध्यम से इसमें शामिल किया गया, ठीक है। वहीं 2002 में 86th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। वो कौन सा था, वो था शिक्षा, ठीक है। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे थे उनकी शिक्षा से रिलेटेड प्रावधान था, उनको फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा था। जो 42nd का हमारा जो संविधान संशोधन उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इस वाले जो संविधान संशोधन के प्रावधान में उस टाइम क्या आपातकाल चल रहा था। जैसा कि आपको बताया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस टाइम जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने बहुत सारे संविधान में परिवर्तन किए थे। तो एक तरीके से इतने परिवर्तन किए कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की ही संज्ञा दे दी गई, किसको, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। कब हुआ था, 1976 में। चलिए, तो हम बात करते हैं कि संविधान में कौन से भाग में आते हैं। तो ये संविधान के भाग 4 में आते हैं और एक ही आर्टिकल है, वो है 51A, ठीक है। कब जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। एकदम अच्छे से याद कर लेना, आराम से मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ते हुए चलना। चलिए, अब इनका जो वो क्या है, उद्देश्य क्या है कि मौलिक कर्तव्य लाने का। तो इन्हें जो प्रत्येक भारतीय का एक कर्तव्य होता है कि वह संविधान, जो इसमें अलग जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो उनमें ये याद रखना है कि कौन कौन से जो भी हैं कार्य हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो क्या है कि भारत के संविधान, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का आदर करें, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, जो हमारी जो संस्कृति है, उन धरोहर है, उन सब का अनुरक्षण करे, मतलब उनको ऐसे ही नष्ट ना करे, उनका संरक्षण करे, सभी लोग आपस में भाईचारे की भावना का विकास करें एंड आदि, ठीक है। कुछ ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हैं जो हमें एक हमारा एक
कर्तव्य होना चाहिए, बाध्यकारी नहीं है कि आप ये करो, लेकिन एक कर्तव्य होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये सिटीजन्स के लिए है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो नागरिकों को ये याद दिलाते हैं कि जो हमारे जो अधिकारों का इस्तेमाल करते समय हमें इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए कि जैसे भी मैं कोई भी अपना राइट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये ध्यान रखना चाहिए कि धरोहर को मैं खंडित ना करूँ, उसकी जो हमारा पर्यावरण है उसको भी मैं दूषित ना करूँ, इन सब का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और अपने समाज, देश और अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ हमें उनका निर्वाह करना चाहिए जब भी हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, मौलिक कर्तव्य वो कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको बता दिया था। ये कानूनी रूप से लागू नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ये आपके कर्तव्य हैं। तो आप ये याद रख लेना कि इनको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। माने तो अगर मैंने जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया या राष्ट्रगान का आदर नहीं किया तो मेरे ऊपर ऐसे कोई केस नहीं लगा सकते, ठीक है। कि हाँ कि स्पेशली इसके अंतर्गत हम केस नहीं लगा सकते। कुछ और एक्ट होगा तो हम उसकी कोई अलग कानून बना दिया तो लगा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हाना मैंने किया, इस आधार पर मुझ पर कोई केस नहीं होगा और मुझे कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। चलिए, तो इसकी जो हमारे संविधान की अगली विशेषता वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो एक धर्मनिरपेक्ष का प्रावधान स्पष्ट करता है। स्पेशली अलग से धर्मनिरपेक्ष लिखा नहीं है, प्रस्तावना में इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा था, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष क्या बताता है? यह किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता कि जैसे पाकिस्तान है वो मुस्लिम प्रधानता को बताता है कि हमारा जो देश है वो मुस्लिमों के लिए ही है और मुस्लिमों के लिए हम प्रावधान बनाएंगे, ठीक है। जबकि हमारा जो इंडिया है वो किसी धर्म विशेष को नहीं बताता। यहाँ पे किसी भी धर्म के सभी लोग रह सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। जो हमारे आर्टिकल हैं 25 से लेकर 28 तक वो भी इस प्रावधान को बताते हैं। किसी भी धर्म के लिए, सभी के लिए स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। उनकी करों से छूट दी गई है एक तरीके से। ये जो आर्टिकल हैं धर्मनिरपेक्षता के हमारे प्रावधानों को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्ष 1976 जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। जो अब ये बात ध्यान रखना है कि जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी अवधारणा से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी अवधारणा में क्या है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस में आ चुका है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आप ये पॉइंट याद रखना कि क्या अंतर है कि जो पश्चिमी अवधारणा है वो जो धर्म है, धर्म वहाँ पे चर्च जो है, चर्च के माध्यम से ही धर्म को वो प्रमोट करते थे। और जो राज्य है, राजनीति के बीच एकदम अलगाव रखती है, मतलब पूर्णतः अलगाव रखती है कि धर्म और राजनीति एक दूसरे से एकदम ही अलग होंगे। जबकि ये जो अवधारणा है वो इसको नकारात्मक अवधारणा कहते हैं, जबकि भारत में ये लागू नहीं है, वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि भारत में एक धर्म के लोग नहीं रहते। ये लागू वहाँ हो सकती है जैसे किसी में पूरा ईसाई धर्मी हो, किसी देश में किसी में यहूदी ही हो, है ना, ऐसे देश में लागू हो सकती है। भारत में बहुत सारे धर्म, सभी धर्म एक साथ जुड़कर मिलजुल कर रहते हैं, तो ये लागू नहीं हो सकती। तो ये याद रखना है कि पश्चिमी अवधारणा क्या है, नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। और क्यों भारत में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बताया आपको हमारा जो समाज है वो बहुधर्मवादी है, बहुत धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। चलिए, और धर्मनिरपेक्ष की राज्य की अगली विशेषता क्या है, वो है कि हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों को समान आदर, सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है। धर्मनिरपेक्षता को का जो ये पहलू है वो सकारात्मक पहलू है, ठीक है। नकारात्मक पहलू मैंने बता दिया पश्चिम अवधारणा वाला है, भारत का सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, उनको समानता देते हैं और किसी भी एक धर्म को किसी एक के धर्म के ऊपर वरीयता नहीं देते हैं, ठीक है। संविधान में विधायिका में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण का नहीं है। पहले था, जैसे जो 1909 से जो हमारा स्टार्ट हुआ था, मुस्लिम लीग, इन सब के अलग अलग प्रावधान के धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित थी, वो सब हटा दी गए। हाँ, इनका प्रतिनिधित्व हटा दिया गया है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इनके प्रतिनिधित्व के लिए अस्थायी आरक्षण है। अस्थायी बोले तो हर 10 साल बाद जब भी देखा जाएगा कि ये बराबर आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। जब ये बराबर आ जाएंगे, मुख्य समाज धारा के साथ आ जाएंगे, तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन स्थायी नहीं है कि बना रहेगा, समय के साथ जब बराबर आ जाएंगे तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये आप याद रखना, अस्थायी आरक्षण है, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है सीटों में, लेके इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। चलिए, तो अगली विशेषता में हम देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो जो हमारा संविधान है वो जब भी हम 18 वर्ष के हो जाते हैं उस पर हमें मत करने का अधिकार देता है। और
जैसे मेरा जो वोटिंग पावर है उसमें किसी भी धर्म, जाति, लिंग, कोई भी साक्षरता, संपदा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे 1935 तक अधिनियम तक क्या होता था, सीमित मताधिकार था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को मताधिकार है। जिसने भी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है वो वोट दे सकता है। 1989 तक क्या था कि जो सब 61वां संविधान संशोधन हुआ उससे पहले 21 थी ये उम्र, लेकिन उसके बाद क्या कही 21 से घटाकर इसको 18 कर दिया गया था, ठीक है। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है। ऑब्वियसली मैं 18 के बाद जब मैं वोट दूंगा तो मेरे स्वाभिमान में वृद्धि करेगा, क्योंकि मेरे पास राइट है एक जनप्रतिनिधि चुनने का, ठीक है। समानता के सिद्धांत को लागू करता है। धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता किसी भी आधार पर मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अल्पसंख्यक को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है, क्योंकि सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया। पहले क्या होता था कि सिर्फ अमीर लोग, साक्षर लोग ये वोट दे पाते थे, अब क्या है कोई भी वोट दे सकता है। तो अल्पसंख्यक भी अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, कमज़ोर वर्ग भी अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, ठीक है। और उनके अंदर आशा और प्रत्याशा जगाता है, बेसिकली उनका भी स्वाभिमान में ही वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चलिए अगली विशेषता देख लेते हैं, एकल नागरिकता। हमारा जो संविधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, क्योंकि जैसे राज्य, जैसे हमने देखा कि यूएस में राज्यों के लिए अलग नागरिकता होती है और सेंटर के लिए अलग नागरिकता होती है। भारत, जबकि देश में, हमारे भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जैसे हमने बताया कि अमेरिका में क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास देश की नागरिकता अलग होती है और राज्य की अलग होती है। वहीं भारत में क्या है, सभी नागरिक चाहे वो कहीं भी पैदा हुए हों, संपूर्ण देश में उनको एक ही नागरिकता मिलती है और समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट में अलग हो और सेंटर में अलग हो, ठीक है, उनको सेम अधिकार है, ठीक है। तो अगली विशेषता हम देखेंगे वो है स्वतंत्र निकाय। ये संविधान जो है हमारा कुछ स्वतंत्र निकाय प्रोवाइड कराता है, जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन से स्वतंत्र निकाय हैं। सबसे पहले आपका निर्वाचन आयोग। जैसा कि सब जानते हैं कि भारत में संसद हुआ, राज्य विधानसभा हुआ, भारत के राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, इनके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। अगर ये नहीं होता तो गुंडे मवाली जो भी लोग थे कैसे भी अपने अपने तरीके से वोट डलवाते और लोकतंत्र की जो भावना थी उसका ह्रास होता। तो ठीक है, यही है कि इसके महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में कार्य करता है। तो हाँ, एक ये निकाय है, ठीक है। दूसरा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार कैग, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। इसका कार्य क्या होता है? ये केंद्र सरकार के खातों का अंकेक्षण करता है, ठीक है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी करता है और सरकार के द्वारा किए गए जितने भी खर्चे हैं उनकी वैधानिकता को बताता है और उनकी उचित और अनुचित होने पर टिप्पणी करता है कि आपने खर्चा किया, सही किया है कि नहीं किया है। बेसिकली एक तरीके से उन पर एक वित्तीय नियंत्रण बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग। जैसा कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जैसा एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। ये क्या करता है? अखिल भारतीय सेवाओं, उच्च स्तरीय जितनी भी केंद्रीय स्तर की सेवाएं हैं उनकी भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। वो कोई भी अनुशासनिक मामला होता है, ठीक है, उन पर राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है। अगला है इसी की तरह राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीयों के लिए और राज्य लोक सेवा आयोग होता है जितने भी राज्य होते हैं उनमें राज्य सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराने का काम होता है और ये भी राज्यपाल को सलाह देता है अनुशासनात्मक मामलों पर। चलिए अगला प्रावधान है वो है आपातकालीन प्रावधान। इस प्रावधान का जो उद्देश्य है वो है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को और संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। कि अगर देश पर कोई भी भारी खतरा आता है, उसकी अखंडता, उसकी संप्रभुता को कोई भी खतरा आता है तो तुरंत ही आपातकाल लागू कर दिया जाएगा और आपातकाल के द्वारा सारी शक्ति केंद्र में आ जाएगी और फिर उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाएंगे जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, तो कोई भी युद्ध होता है, आक्रमण होता है, सशक्त विद्रोह होता है, ठीक है, उससे जितनी भी पैदा हुई अशांति होती है, इन अवस्थाओं से लड़ने के लिए और इनकी सिचुएशन के टैकल करने के लिए आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। इन सब के बारे में हम आपातकाल वाला जो एक अलग चैप्टर है उसमें हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य आपातकाल, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, तो आप राष्ट्रपति शासन से याद रख लो या राज्य आपातकाल से याद रख लो। इसमें क्या होता है कि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की असफलता हो जाए तो आर्टिकल 356 में इसका प्रावधान है कि अगर कोई भी राज्य है वो संवैधानिक नियमों पर नहीं चल रहा है तो वहाँ का राज्यपाल है कि
राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति इसको लागू कर सकता है, या किसी अन्य संस्तुति पर किसी और भी बातों को ध्यान में रखते हुए वो इसको लागू कर सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर केंद्र ने कोई भी निर्देश राज्य को दिए और उसने उनका अनुपालन नहीं किया, उनमें वो असफल रहा, तो आर्टिकल 365 के द्वारा भी इस प्रावधान के ऊपर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है। हम इनको आराम से पढ़ेंगे, जब इनके ऊपर आएगा डिटेल में पढ़ेंगे। सॉरी। उसके बाद है नेक्स्ट वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में वित्तीय स्थिरता संकट में हो तब इस आर्टिकल 360 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग से लगाता है। हालांकि अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसमें प्रावधान है कि अगर ऐसा हो तो इसे लगाएंगे। ठीक है। तो आपातकाल के दौरान होता क्या है, देश की सारी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि संविधान संशोधन के बगैर ही देश का सारा ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। ये इसकी एक अनोखी विशेषता को बताता है कि सारा ढांचा तुरंत ही संघीय से क्या हो गया, एकात्मक हो गया। ठीक है। और सारे जो राज्य हैं वो केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं, मतलब जहाँ भी ये जिन जिन क्षेत्रों में ये लागू हुए। चलिए, तो इसमें होता क्या है कि राजनीतिक तंत्र और संघीय सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक हो जाते हैं आपातकाल के दौरान। कि जो राजनीतिक तंत्र का जो हमारा संघीय स्वरूप था वो एकात्मक में बदल जाता है आपातकाल के दौरान। जो सामान्य परिस्थिति में संघीय था वो तुरंत ही बगैर किसी संविधान संशोधन के आपातकाल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। ये इसकी एक ऐसी अनूठी व्यवस्था है जो भारत में ही पाई जाती है, अन्य देशों में नहीं पाई जाती। अगली इसकी विशेषता है वो है त्रिस्तरीय सरकार। ये बात ध्यान रख लेना कि मूल रूप से भारत में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था थी, केंद्र में और राज्य में। मतलब स्थानीय सरकार की कोई मूल रूप से व्यवस्था उस समय नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी ने भी बहुत इसके लिए पीछे काफ़ी प्रयास किए थे। उन सबको ध्यान में रखते हुए 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 3 स्तरीय मतलब स्थानीय स्तर पर सरकार का प्रावधान किया गया। ठीक है। ऐसा विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। आपको इसमें याद क्या रखना है कि मूल रूप से नहीं थी, बाद में लाई गई थी। कौन कौन से अमेंडमेंट रखते हैं, 73rd एंड 74th। इसने जो आर्टिकल 40 है टीपीएसपी का, उसके प्रावधानों को पूरा किया और एक त्रिस्तरीय सरकार अस्तित्व में आई। ठीक है। संविधान इसमें क्या हुआ, 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें नया भाग जोड़ा, कौन सा, 9th। ये भी आप याद रखना कि 73rd में कौन सा भाग जोड़ा गया था, 9th भाग जोड़ा गया था। ठीक है। और नई अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी, वो थी 11th अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और क्या किया था, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। अब पंचायत भी है, वो भी एक संवैधानिक बॉडी हो गई थी। ठीक है। 3 स्तर की सरकार हो गई थी भारत में। ठीक है। 74th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, 9th ए जोड़ा था। जैसे 73rd में कौन सा जोड़ा, 9th जोड़ा था। 74th में 9A जोड़ा गया था। ठीक है। अब नई अनुसूची कौन सी लाई गई थी, 12th अनुसूची लाई गई थी। इसलिए नगर पालिका जो शहरी स्थानीय सरकार थी, ये गांव के लिए था, 73rd गांव के लिए था और 74th शहरी स्थानीय सरकारों के लिए था। इनको क्या किया गया, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है। इसके बाद हम अगली विशेषता देख लेते हैं, वो है सहकारी समिति। सहकारी समितियों का प्रावधान होता है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में आया था। उसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया और संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। इससे पहले वो संवैधानिक नहीं था। ठीक है। और इसने क्या किया, सहकारी समिति के गठित करने के आधार को मौलिक अधिकारी बनाया आर्टिकल 19 के तहत। क्या बोला, 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता के मौलिक फंडामेंटल राइट्स में आता है कि कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के सहकारी समिति बना सकते हैं। इसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। और इसने एक डीपीएसपी एक्ट जो हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उसमें एक नया एक्ट जोड़ा, आर्टिकल 43rd और 18 ये वाला एक इसका सब क्लॉज है, इसको जोड़ा। और इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9th भी जोड़ा। 9th किस में था, ठीक है, स्थानीय सरकार, यहाँ अच्छे से याद रख लेना, स्थानीय सरकार के लिए था। ठीक है। 9th ए किसके लिए था, स्थानीय सरकार एक ग्रामीण वाली थी, है ना। और ये कौन सी थी, शहरी के लिए जोड़ा गया था। और 9th भी किसके लिए जोड़ा गया था, सहकारी समितियों के लिए। ठीक है। ये आप याद रख लेना, जोड़ा गया। और आर्टिकल ये 243 और इससे लेकर जोड़ा गया था, ये आपको याद रखने जरूरी है कौन सा आर्टिकल है, बस ये भाग आप याद रख लेना बस। तो हमने आज चैप्टर 3 पढ़ा
जिसमें बात की गई संविधान की सारी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इस संविधान में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, उन सब के बारे में हमने अच्छे से जाना। बेसिकली इस वीडियो के बाद आपका एक बेसिक क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके बाद आपको मैं कुछ ये बता देता हूँ कि कौन कौन से भाग आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाँ आपको याद होने चाहिए। जैसे प्रीलिम्स में पूछे नहीं जाएंगे कि ये भाग में कौन सा आता है, पर आपको याद होना चाहिए जो आपकी आंसर राइटिंग में लिखने में आपकी मदद करेंगे। जैसे आपको भाग 1 याद होना चाहिए। अब मैं वैसे याद कर लेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे जाके, उनमें सब में देखा गया। तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र कर सकते हैं। भाग 2 में नागरिकता को देख सकते हैं। भाग 3 में क्या आता है, मौलिक अधिकार आते हैं। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। 4 में जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, ठीक है। इनके आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए 1 से 41, ये सब इनको आप याद मत रखना, भाग याद रख लेना अभी के लिए बस, ठीक है। भाग 5 में आपका संघ सरकार आता है, ठीक है। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आती हैं। संघ की न्यायपालिका भी आती है। भारतीय एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी आता है, ठीक है। वहीं भाग 4 में क्या आता है, राज्य सरकारें। जैसे यहाँ पे सेंटर के बारे में था, और 5 में भाग 6 में किसके बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। सॉरी, मैंने भाग 4 बोल दिया था, ये भाग 6 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसकी कार्यपालिका, राज्य की विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, अधीनस्थ न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, ये कौन से में भाग 6 में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भाग 7 में आते हैं राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची। जो अनुसूची है ना, अनुसूचियों के बारे में, वो भाग 7 में आते हैं। भाग 8 में कौन सा आता है, संघ की राज्य सूची आती है, ठीक है। और 9th में हमने अभी ऊपर पढ़ा पंचायतें आती हैं। 9th में नगर पालिका आती हैं। और 9th बी में आपकी सहकारी समितियाँ आती हैं। भाग 10th में क्या आता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना, जो मैं गोला लगा रहा हूँ ना, अभी तक तो मैंने सारे लगाए क्योंकि सारे याद रखने हैं। उसके बाद एक ये भी याद रख लेना, भाग 11 के अंदर क्या आता है कि संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में बात जो होती है, विधायी और प्रशासनिक, ठीक है। भाग 12 के अंतर्गत क्या आता है, वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद विवाद, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऋण लेना याद, वैसे तो याद सारी होनी चाहिए, छोड़ने तो आपको एक भी नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनको लिखना, मतलब, ठीक है। भाग 13 में क्या आता है, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से रिलेटेड जो भाग होते हैं वो आते हैं, ठीक है। भाग 14 में क्या आता है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं होती हैं, जितनी भी सेवाएं, लोक सेवा आयोग, ये सब आते हैं, ठीक है। और भाग 14A के अंदर अधिकरण आते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 15 में निर्वाचन आता है। 16 में क्या आता है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान आते हैं, जितने भी कुछ जो वर्ग होते हैं ना। उसके बाद भाग 17 में क्या आता है, राजभाषा, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में ली जानी है, विशेष इनके लिए कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं, वो सब आते हैं, ठीक है। भाग 17। भाग 18 में आता है आपात संबंधित, जो भी आपातकालीन संबंधी प्रबंधन है वो इसमें आते हैं। भाग 19 में प्रक्रिया, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये 19 हो गया था। 20 में आता है संविधान के संशोधन के बारे में, 368 जो अधिनियम है उसके बारे में आता है। 21 में किसके बारे में बात की है, अस्थायी संक्रमणशील, इसको छोड़ सकते हैं आप। और 22 संक्षिप्त नाम, हाँ इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं दोनों को मिटा रहा हूँ, इनको आप छोड़ सकते हैं, और एक इसको मिटा रहा हूँ, जितने भी बोले लगे हैं, ठीक है। यहाँ से एक बार देख लो, इन सबको आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ अनुसूची हैं जिनको ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं प्रीलिम्स में कब क्वेश्चन बन जाए। आ सकता है क्वेश्चन, अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता है, हाँ, पर लेकिन हमको आंसर राइटिंग में तो ये सब याद रखने ही होते हैं। चलिए, तो पहली अनुसूची क्या बताती है, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में बताती है। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बताती है। वहीं जो दूसरी अनुसूची है, वो उनको जो हमारे जो सांसद होते हैं उनके लिए दिए गए परिलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार आदि संबंधित प्रावधानों को बताती हैं। किनसे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब इनके बारे में पढ़ लेना। भत्तों से, विशेषाधिकार से रिलेटेड है कौन सी, सेकंड सूची, ठीक है। थर्ड अनुसूची, ये उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ, प्रतिज्ञा आदि होती हैं उनसे संबंधित होती है। ये देख लेना कौन कौन से हैं जो शपथ वगैरह लेते हैं। वहीं चौथी अनुसूची क्या करती है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। कौन सी करती है, चौथी अनुसूची। और यहाँ से तो आपको सब याद हो जाएंगी। पांचवी अनुसूची क्या होती है, अनुसूचित, यहीं तक याद करनी होती है, चौथी तक इनमें थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। पांचवी के बाद तो आपको पता है ये होनी चाहिए। पांचवी अनुसूची के बारे में तो काफ़ी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं कि किससे रिलेटेड है, तो वो आपकी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों
ये प्रशासन पर नियंत्रण के बाद अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों से रिलेटेड है। ठीक है, 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 4 राज्य आते हैं। इनसे संबंधित जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध करते कौन सी? 6ठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची आपको पता है, जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है ना, और जो कुछ अन्य सूचियाँ भी आएंगी जो केंद्र के लिए, उनके बारे मतलब सूचियों से रिलेटेड है। 8वीं अनुसूची में क्या आता है कि संविधान द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जिनको संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है, वो सब आते हैं। 9वीं अनुसूची में अभी हम ऊपर इसमें आता है भू सुधार, जमींदारी प्रणाली वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, मतलब याद रख लेना 9वीं सूची को। 10वीं अनुसूची में दल बदल आधार पर जो संसद और विधानसभा के सदस्यों का जो निरंतरता घोषित की जाती है, वो 10वीं अनुसूची में आती है। 11वीं अनुसूची में भी हमने पढ़ा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो पंचायत की शक्तियाँ हैं, उनको जितने भी उनके विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, ठीक है, किन किन पर जो पंचायत है वो सरकार नियम बना सकती हैं, वो दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची में 74th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बात की गई है। चलिए, तो आज हमने देखा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स हैं, उनके बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जो फ्री में इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें हम पॉलिटी के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे और आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की यहाँ पे प्रिपरेशन मैं कराऊंगा आपको एकदम फ्री। ठीक है, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी इनसे फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेटेशन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया ही है ऑलरेडी कि मैं हर चैप्टर के एंड में क्वेटेशन दिया करूँगा, जिसको आप अपने जो भी चैप्टर है उसके ऊपर अपनी लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें लिख लिया करें, ताकि इससे आपको ये याद हो जाए। ठीक है, हर चैप्टर के साथ आपको एक क्वेटेशन याद होगा तो आपको बहुत सारे क्वेटेशन याद हो जाएंगे, जो आपकी आंसर राइटिंग को रिच करेगा। चलिए, तो आज का क्वेटेशन है वो भीमराव अंबेडकर जी का है कि यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत और एक आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। बेसिकली क्या कहा था उन्होंने कि अगर हम एकीकृत और आधुनिक मतलब मॉडर्न भारत चाहेंगे तो जितने भी धर्म हैं उनके धर्म, क्योंकि इसको धर्म से इन्होंने क्या जलाई थी पता है? इन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, जो एक तरीके से दलितों पर अत्याचार करने के लिए बहुत ही ऐसी बुक थी जिन पर दलितों के अत्याचारों के बारे में कूट कर लिखा गया था। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी संप्रभुता को अंत कर दिया जाए तो सभी धर्मों की संप्रभुता अंत हो जाएगी और सब हिल कर रहेंगे, तो इससे क्या होगा? एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, धन्यवाद।